नमस्कार, जवाहर झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर, श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता के बेटे चपरासी बने हैं। जी हां, मुकेश कुमार भोक्ता श्रम मंत्री के बेटे हैं, जिनकी चपरासी में नौकरी लगी है। चतरा सिविल कोर्ट में नौकरी लगी है। सिविल कोर्ट में चपरासी की नौकरी करेंगे मुकेश कुमार भोक्ता। एसटी कैटेगरी में मुकेश को नौकरी लगी है। सिविल कोर्ट में पिछले दिनों वैकेंसी आए थे, जिसका फॉर्म भरा था सत्यानंद भोक्ता के बेटे ने। हालांकि इस खबर को लेकर के कई चर्चाएं हो रही है कि एक मंत्री का बेटा जब चपरासी की नौकरी करता है तो ये संदेश देने की भी कोशिश की गई है। और खबर सामने आ रही कि श्रम मंत्री हैं सत्यानंद भोक्ता, जिनके बेटे चपरासी बने हैं। चतरा सिविल कोर्ट में चपरासी का वो काम करेंगे। एसटी कैटेगरी में मुकेश को नौकरी लगी है और इसको लेकर के कौतूहल का भी विषय लोगों के बीच बना हुआ है और चर्चाएं लगातार इस नौकरी को लेकर के हो रही है। तो लिस्ट वो दिखा रहे हैं मुकेश कुमार भोक्ता, और ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। और सत्यानंद भोक्ता के बारे में भी हम जानकारी दे रहे हैं। झारखंड में श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता है और इनके बेटे ने चपरासी की नौकरी शुरू वो करेंगे। चतरा से आरजेडी के विधायक सत्यानंद भोक्ता हैं, एकमात्र विधायक आरजेडी से, और हेमंत कैबिनेट में ये मंत्री भी हैं। साथ ही बता दें कि 2 बार विधानसभा के सदस्य रहे हैं। तो ये सत्यानंद भोक्ता के बारे में कुछ जानकारी आपको दे रहे हैं। और इन्हीं के बेटे की नौकरी जो है वो चपरासी में लगी है। पेयजल और कृषि मंत्री भी सत्यानंद भोक्ता रह चुके हैं। साथ ही जानकारी ये भी मिल रही है कि जो इनके भांजे हैं उनकी भी जो नौकरी है वो लगी हुई है और उनका भी उस लिस्ट में नाम सामने आया है। तो सीनियर पॉलिटिशियन ये माने जाते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भी काफी करीबी माने जाते हैं। कई मंचों पर आप दोनों को साथ देख सकते हैं। तो श्रम मंत्री हैं सत्यानंद भोक्ता। 2014 में बीजेपी ने इन्हें टिकट नहीं दिया था। इसके बाद से इनकी जो सियासत है वो बदली। और बता दें कि अभी आरजेडी से विधायक, कैबिनेट में मंत्री, 2014 में बीजेपी ने इन्हें टिकट नहीं दिया था। तो कोशिशें लगातार इनकी हेमंत सरकार के साथ मिलकर काम करने की, और बड़ी खास जगह वो रखते हैं। 2014 की अगर बात करें तो जेबीएम में ये शामिल हुए थे। तो कई पार्टियों से जो इनका दौर है वो चलता रहा और कई पार्टियों के साथ ये काम करते रहे। कई बार अनबन और कई चीजें भी सामने आती रही। 2019 की बात करें तो चतरा से सत्यानंद भोक्ता ने चुनाव लड़ा था। और बात अगर इनके सियासी सफर जो आगे की करें तो चतरा से आरजेडी के टिकट पर जीते, और कहीं ना कहीं आरजेडी के टिकट पर जब इनकी जीत दर्ज हुई तब से लेकर के लगातार इनकी जो सियासत है वो बरकरार है। सरकार में आरजेडी के एकमात्र विधायक है, जब कैबिनेट के साथ मंत्री भी है। तो श्रम मंत्री के बेटे चपरासी बने हैं। और ये जो बड़ी खबर है वो निकल करके सामने आ रही है। मुकेश कुमार भोक्ता जो मंत्री के पुत्र हैं, इनकी नौकरी लगी है चपरासी में। इस लोग के लेकर के लगातार चर्चाएं हो रही है। चतरा सिविल कोर्ट में इनकी नौकरी लगी है। बताया जा रहा है कि इस नौकरी को लेकर के वैकेंसी आई थी, जिस वैकेंसी का फॉर्म उन्होंने भरा था। तो कोर्ट में अब चपरासी की नौकरी जो है वो करेंगे। और चलिए, श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यानंद जी, जिस तरीके से आप श्रम मंत्री हैं, लेकिन एक मंत्री का बेटा अगर चपरासी की नौकरी करे, वो नौकरी ज्वाइन करे, तो चर्चा का विषय बन जाता है। क्या संदेश देने की कोशिश की गई है कि सीधे आप मंत्री और आपका बेटा चपरासी की नौकरी? तो चलिए, श्रम मंत्री से बात करने की कोशिश से करेंगे। और संजय सिन्हा तब तक हमारे साथ जुड़े हैं। संजय, कैसा यह संदेश लोगों के बीच भी कि एक मंत्री और मंत्री का बेटा वो चपरासी बन जाता है, मतलब एक अलग सा यह दृश्य, एक अलग सी खबर है ये। देखिए, इस खबर के जरिए आप ये भी संदेश देख सकते हैं कि शायद मंत्री जो है वो समानता की, या कह सकते हैं कि एक तरीके से सभी एक हैं। और कोई भी नौकरी जो होती है ऊपर, जो उसमें ऊपर आप नीचे नहीं देख सकते हैं, चाहे वो अधिकारी की नौकरी हो, कलर की नौकरी हो, फिर आपको चतुर्थ श्रेणी की नौकरी हो, तमाम चीजों को मंत्री जी के साथ हो सकता है कि इस नजरिए से एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हो कि आप किसी काम को छोटा बड़ा नहीं समझें। एक बात तो ये है। दूसरी बात है कि जो आमतौर पर चतुर्थ श्रेणी की जो नौकरी होती है उस पर वो लोग अप्लाई करते हैं या आवेदन देते हैं जो कम पढ़े लिखे होते हैं, जिन्हें ये लगता है कि वो मैट्रिक पास हैं या इंटर पास हैं। उन्हें लगता है कि वो कहीं बाहर नहीं जाएं, स्थानीय में ही कहीं उन्हें उपायुक्त कार्यालय में, जिला कोर्ट में कहीं उन्हें चतुर्थ श्रेणी की नौकरी मिल जाए तो उनकी जरूरतें पूरी हो। लेकिन अगर एक मंत्री के पुत्र को अगर नौकरी लगती है चतुर्थ श्रेणी के पद पर,
तो लोगों को ये लगता है कहीं ना कहीं उनका हक छीना जा रहा है। हालांकि हम शुरू से ही बात कर रहे हैं, न्यूज 18 नहीं शुरू से बात कर रहा है कि हर व्यक्ति को हर पद पर आवेदन देने का अधिकार है और व्यक्ति देता भी है। चूंकि सरकारी नौकरी को लेकर जो मारामारी है, लोग चाहते हैं कि नहीं पहले सिक्योर हो, लेकिन अगर कोई मंत्री का पद अगर इसके लिए आवेदन देता है, उसकी नौकरी होती है, तो उसी आसपास के लोग जो कि कम पढ़े लिखे हैं, देखिए अभी एक ऐसी घटना जो आपको उत्तरकाशी को लेकर घटना है, कई ऐसे मजदूर जो इंटर पास हैं, ग्रेजुएशन किए हुए हैं, उन्हें लगता है कि नौकरी रोजगार नहीं मिल रहा तो पलायन कर जाते हैं। तो ऐसे लोग कहीं ना कहीं खुद को ठगा महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि शायद इस नौकरी पर हमारा हक था, हमने भी उतनी योग्यता ले रखी है जितने की चतुर्थ श्रेणी के नौकरी के लिए जरूरी हो, लेकिन नौकरी हमें नहीं मिली। लेकिन जब इस पद पर कहा जाता है कि आमतौर पर जो लोग मंत्री बनते हैं उन्हें आर्थिक स्थिति का सामना जो परेशानी होती है, संजय ये बात जरूर कही जा रही है कि वो हम भी वो जगह रखते और शायद हमें नौकरी लग जाती, लेकिन बात ये भी है कि अगर मंत्री के बेटे को नौकरी ही लगवानी है तो बड़े पद पर वो भी जा सकते थे। लेकिन जिस तरीके से चपरासी की नौकरी को उन्होंने चुना, बाकायदा वैकेंसी आती है और सिलसिलेवार ढंग से फॉर्म भरा जाता है और तमाम वो जो प्रक्रियाएं होती है इस ज्वाइनिंग की वो पूरी करते हैं और उसके बाद से इस नौकरी को पाते हैं। और जानकारी ये भी मिल रही है कि जो भांजे एक है उनका भी नाम इस लिस्ट में है। देखिए जी, बिल्कुल कह सकते हैं कि देखिए उनका उसमें दो नाम है। अगर आप देखेंगे तो एक नाम जो है मुकेश कुमार भोक्ता, जिनके बगल में खुद मंत्री जी का नाम सत्यानंद भोक्ता का नाम लिखा है, और दूसरी ओर आप देखेंगे ठीक आएंगे तो वहां पर एक और नाम है जो आप देखें कि रामदेव कुमार भोक्ता। कहने का मतलब कहा जा रहा है, इसके बारे में पुष्टि नहीं कर रहे, कहा जा रहा है कि उनके भांजे या किसी रिश्तेदार का नाम है। मतलब कुल मिलाकर कि अगर मंत्री जी के परिवार से दो लोगों को इसमें नौकरी लगती है, सरकारी नौकरी में, बार बार कर रहा हूं, जिस नौकरी की लालसा आमतौर पर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश के युवा रखते हैं, और झारखंड जैसे पिछड़े प्रदेश की बात की जाए तो एक सपना होता है। आप गौर करेंगे पीएचडी पास लोग भी आपको चतुर्थ श्रेणी के लिए आवेदन देते हैं। मैं फिर भी कह रहा हूं कि लेकिन अगर मंत्री पद के व्यक्ति के परिवार से खुद उनका बिल्कुल संजय, तो एक मंत्री का बेटा जब चपरासी बने तो वाकई चर्चा का विषय बन जाता है, ये खबर पूरी चर्चा का विषय बन जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए, इस जानकारी के लिए आपका। तो इस बीच बता दें कि झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि अगर श्रम मंत्री के बेटे पात्रता रखते हैं तो उन्हें नौकरी मिल सकती है। हालांकि बाबूलाल मरांडी ने इस मामले में फिलहाल अधिक की जानकारी से इनकार किया है। क्या कुछ उन्होंने कहा वो आपको सुनाते हैं। अब मेरी जानकारी में नहीं, अगर उसकी पात्रता रखते होंगे और अप्लाई किए होंगे तो मिल ही सकता है, उसमें से कोई दिक्कतें नहीं है। मैंने इसको तो काफी विवादास्पद भी माना जा सकता है। नहीं, विवाद तो अनावश्यक रूप से हम नहीं कह सकते क्योंकि मुझे डिटेल पता नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति अप्लाई करते हैं, अगर उसकी वो पात्रता रखते हैं, उसमें जैसे शॉर्ट लिस्ट होते हैं, जैसे मेरिट लिस्ट बनता है, अगर उसमें उन्होंने आए होंगे तो स्वाभाविक रूप से हो सकता है। बढ़ेंगे आगे। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति विधेयक को लौटा दिया है। साथ ही विधानसभा को इस पर फिर से विचार करने के निर्देश दिए हैं। राजभवन ने विधेयक में शामिल कानूनी मुद्दों पर अटॉर्नी जनरल से राय मांगी थी। 15 नवंबर को अटॉर्नी जनरल की राय मिलने के बाद राजभवन ने बिल को लौटाया है। साथ ही विधानसभा को भी अटॉर्नी जनरल की राय से अवगत करा दिया है। तो स्थानीय नीति विधेयक को राजभवन से एक बार फिर से लौटा दिया गया है और जाहिर सी बात है कि जो भी विधेयक राजभवन तक पहुंच रहे हैं उस विधेयक पर मुहर राज्यपाल की राजभवन की नहीं लग पा रही है और ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार और राजभवन की एक बार फिर से शायद तकरार बढ़े और इस पर सियासी प्रतिक्रियाएं भी कई सामने आए। अब आपको बताते हैं कि अटॉर्नी जनरल ने अपनी राय में क्या कुछ कहा है। तो अपनी राय में अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि विधेयक में स्थानीय व्यक्ति शब्द की परिभाषा लोगों की भावना के मुताबिक है, लेकिन ऐसा लगता है कि विधेयक की धारा 6A संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16(2) का उल्लंघन कर सकती है। तो विधेयक की धारा 6A पर सवाल उठाए गए हैं और अमान्य होने की बात कही गई है। अटॉर्नी जनरल ने लिखा है कि इस विधेयक के मुताबिक राज्य सरकार की 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी केवल स्थानीय व्यक्तियों के लिए आरक्षित होगी। तो अटॉर्नी जनरल की राय क्या है वो एक एक कर हम आपको समझा रहे हैं। कानूनी रूप से मान्य होने की बात तो सामने आ रही है। बाहरियों के लिए इस पर पूरी तरह से रोक रहेगी, लेकिन उन्हें लगता है कि 3rd 4th ग्रेड की नौकरियों के लिए आवेदन करने से अन्य लोगों को
वंचित नहीं किया जा सकता। तो सभी को एक समान प्राथमिकता दी जाए। ऐसे में सबसे सुरक्षित तरीका है कि सभी चीजों में स्थानीय व्यक्तियों के समान प्राथमिकता जो है वो दी जाए। अब आपको बता रहे हैं कि स्थानीय इस विधेयक में क्या है। तो 1932 का खतियान आधारित विधेयक है। स्थानीय व्यक्ति की परिभाषा इसमें तय की गई है और इसी विधेयक को राजभवन राज्यपाल ने लौटा दिया है। झारखंड की सीमा में रहने वाले स्थानीय होंगे और 1932 या उससे पहले के सर्वे के में नाम दर्ज हो कि विधेयक में है। 3rd 4th ग्रेड में स्थानीय को ही नौकरी मिलेगी। 11 नवंबर को विशेष सत्र में इससे पारित किया गया था। मंजूरी के लिए राजभवन भेजा गया। अनुच्छेद 14-16(2) के उल्लंघन का आरोप भी लगा। विधेयक की वैधानिकता पर सवाल लगातार उठ रहे हैं। 3 बार राज्यपाल इस विधेयक को लौटा चुके हैं और अब जो खबर सामने आई कि एक बार फिर से इस विधेयक को लौटाया गया है और इसमें कई जो आपत्तियां हैं वो दर्ज की गई हैं, तो विधेयक की वैधानिकता पर सवाल उठे और 3 बार अब तक राज्यपाल बिल लौटा चुके हैं। और ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़े हैं। ओम प्रकाश, बार बार जो ये विधेयक है वो राजभवन तक पहुंचा और राजभवन से बार बार यह वापस लौट आया। 3 बार का कह सकते हैं कि सर्किल जो है वो पूरा हो चुका है। फिलहाल क्या आपत्ति जताई गई है राजभवन की तरफ से, क्या अपडेट है इस पूरी खबर पर? जी, बता दें कि राजभवन के द्वारा इस विधेयक को दोबारा जो है वो लौटाया गया है। जाहिर तौर पर अगर बात करें तो राजभवन ने इससे पूर्व भी जो इसी साल 2023 में जनवरी माह में इस विधेयक को वापस लौटाया था और साफ तौर से ये कहा गया था कि मामले में अगर कानूनी राय जो है वो ली जाए और उसके बाद ही इस तरह की विधेयक को लाया जाए। लेकिन इस बार फिर जब सरकार के द्वारा इस विधेयक को भेजा गया था तो सरकार ने राजभवन के द्वारा अटॉर्नी जनरल से इस मामले में राय शुमारी की गई, राय मांगा गया। तो पूरे मामले को लेकर जो राय सामने आई उसके बाद इस विधेयक को वापस किया गया है। जाहिर तौर पर इसमें संविधान के अनुच्छेद का हवाला दिया गया है और कहा गया है कि ये जो विधेयक है वो स्थानीय रीति रिवाज और संस्कृति के अनुसार तो अनुकूल है, लेकिन संविधान में ये फिट नहीं बैठ रही, जिस वजह से इस विधेयक को वापस किया जा रहा है। जाहिर तौर पर राजभवन की तरफ से इस विधेयक को लौटा तो दिया गया है, लेकिन आपको बता दें कि 1932 आधारित जो स्थानीय खतियान नीति है वो चुनाव का एक अहम मुद्दा हो सकता है और इसे लेकर जो सरकार है वो भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से आश्वस्त है और इस मुद्दे को लेकर चुनावी मैदान में भी उतरने की तैयारी है। ऐसे में विधेयक को वापस किया जाना कहीं ना कहीं विधेयक की अगर बात करें तो इस विधेयक पर लगातार बीजेपी भी सवाल उठाती रही कि इस विधेयक में कई कमियां हैं और इसी वजह से राजभवन की तरफ से मंजूरी जो है वो नहीं मिल पा रही है। क्या लग रहा है कि अब सरकार फिर क्या कदम उठाएगी, क्योंकि विधेयक राजभवन जा रहा है फिर वो वापस आ जा रहा है, तो क्या अब संभावनाएं नजर आ रही है कि तकरार राजभवन और सरकार की भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो इस विधेयक को वापस तो किया गया है, जाहिर तौर पर कानूनी राय भी लेने को कहा गया है और पूरी तरह से अगर बात करें तो पिछली बार भी सरकार की तरफ से कानूनी राय जो है वो लिए जाने का ही हवाला दिया गया था। लेकिन अगर इसमें कानूनी राय ली जाती तो शायद इसमें जो संशोधन है, बड़े संशोधन वो ज़रूर देखने को मिलते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं लिया नहीं गया है, जिस वजह से कानूनी जो पेच है उस वजह से इस विधेयक को वापस किया गया है। ऐसे में अब देखना होगा कि सरकार इसे लेकर क्या कुछ करती है, क्योंकि जाहिर तौर पर अगर बात की जाए तो वर्तमान में जो सरकार है उसका पूरा का पूरा जो खेल है वो स्थानीय नीति को लेकर था। इसे लेकर काफ़ी ज़्यादा हाइप भी क्रिएट किया गया था। विपक्ष हालांकि इस मुद्दे को लेकर हमेशा ही हावी रहा सरकार पर और कहा कि कहीं ना कहीं सरकार की नीयत जो है उसमें खोट है, क्योंकि अगर विधेयक यहाँ के लोगों के हित के लिए बनाई जाती तो उस पर पूरी तरह से राय शुमारी की जाती ताकि वो विधेयक जो है वो वापस नहीं आ पाता। लेकिन अब देखना होगा कि सरकार इस पर किस तरह से आगे बढ़ती है और क्या कुछ निर्णय लेती है, क्योंकि ये विधेयक जो है अब दोबारा जो है वो राजभवन की तरफ से लौटाया गया है। जी चलिए, शुक्रिया ओम प्रकाश इस अपडेट के लिए, इस जानकारी के लिए आपका। तो एक बार फिर से जो इस विधेयक को
राजभवन की तरफ से लौटा दिया गया है। और राजभवन की ओर से स्थानीय नीति विधेयक लौटाए जाने के बाद बीजेपी राज्य सरकार पर हमलावर दिख रही है। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि सरकार की नीयत ने खोट है। प्रवक्ता ने कहा कि जो काम सीएम के केवल एक हस्ताक्षर या एक सरकारी संकल्प से हो सकता है, उसके लिए विधानसभा और 9वीं अनुसूची में ले जाने का नाटक क्यों किया जा रहा है। बीजेपी ने चुनाव से पहले इसे सरकार का चुनावी स्टंट करार दिया है। के खतियान का समर्थन तो किया, लेकिन कहा कि सरकार की नीयत में खोट है, क्योंकि जो मुख्यमंत्री के सिर्फ एक हस्ताक्षर से, एक सरकारी संकल्प से जो आदेश जारी हो सकता है कट ऑफ डेट का, उसके लिए विधानसभा और 9वीं अनुसूची ले जाने का नाटक ये क्यों कर रहे हैं। और वो भी जब 9वीं अनुसूची को भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सबरवाल की बेंच ने कहा है कि वहां भी भेजे गए कानूनों की समीक्षा हो सकती है। तो हमारा मानना है कि 1932 इस सरकार के लिए सिर्फ एक चुनावी स्टंट है, और जब जब चुनाव आता है तो सरकार इसे निकालती है। इनकी इच्छा ही नहीं है कि यहाँ के स्थानीय आदिवासी मूलवासियों को उनका हक मिले। और चलिए बढ़ेंगे आगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उत्तराखंड से एयरलिफ्ट किए गए झारखंड के 15 मजदूर और उनके परिजनों से मुलाकात की। सभी मजदूर रांची एयरपोर्ट से सीधे मुख्यमंत्री आवास लाए गए। झारखंड सरकार इन सभी मजदूरों को एयरलिफ्ट कर दिल्ली से रांची ले आई थी। इस मौके पर श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता, विधायक विनोद सिंह के साथ साथ मुख्य सचिव सुखदेव सिंह समेत कई आला अधिकारी मौजूद थे। इन सभी मजदूरों और उनके परिजनों को रात में स्टेट गेस्ट हाउस में ठहराया गया, जिसके बाद आज सुबह से इन सभी को उनके घर भेजा जा रहा है। ये सभी मजदूर रांची, खूंटी, पूर्वी सिंहभूम और गिरिडीह के रहने वाले हैं। और देखिए संजय सिन्हा भी हमारे साथ जुड़े हैं इस पूरी खबर पर। संजय, तस्वीरें जो हम देख पा रहे हैं, शायद जिनके गले में माला है और वो खुशी है कि वो घर तक अब पहुंच गए हैं। सरकार ने भी बड़ी कोशिश की, गेस्ट हाउस में आए, वहां भी बातचीत 1 to 1 करते रहे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। अब कैसा नजारा दिख रहा है घर वापसी के बाद मजदूरों की? बिल्कुल, अब जो नज़ारा है, जिंदगी जहां से चली थी, जिंदगी वापस वहीं लौटी है। और हम इस समय रांची के और मांझी प्रखंड के खीराबेड़ा गांव में हैं, जहां से कुल 3 लोग जो हैं वो आपको उत्तरकाशी के उस टनल में फंसे थे। उसी में एक हैं आपको राजेंद्र बेदिया। देखिए राजेंद्र बेदिया जो हैं अभी लौटे हैं। उम्र कितनी है राजेंद्र जी आपकी? 20 साल। मात्र 20 साल की उम्र है। 20 आप वहाँ, आप सबसे पहले ये बताइए कि आप वहाँ कितने दिन नौकरी किए? सबसे पहले वहाँ मेरा 1 महीना भी नहीं हुआ था। तो आप समझ सकते हैं, मैंने ये सवाल सबसे पहले इसलिए पूछा कि वहां पर इन्होंने 1 महीने भी नौकरी नहीं की और इस तरह का हादसा हुआ। अच्छा बताइए कि हर लोग जो हैं लौटे, उनका घर में स्वागत किया जा रहा है। सबसे पहले आप लौटे घर में, तो सबसे पहले किससे लिपट कर रोए, पहले ये बताइए। अपना परिवार से। परिवार से? जी। घर में लोग आपके लिए कितने बेचैन थे, कितने परेशान थे? बहुत परेशान थे। हाँ जी। तो बोले कि आप इनकी माँ हैं और बेटा घर में आया है, आप खासी परेशान थी। हम लोगों ने पहले भी आपसे बात की थी। तो अब बेटा आया, क्या बेटा को अब बाहर जाने देंगे? नहीं है? नहीं नहीं, अब खुशी हैं, लेकिन बेटा का बाहर नहीं जाने देंगे। नहीं जाने देंगे। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ जो है मुख्यमंत्री से आपने कल शाम मुलाकात की है, तो मुख्यमंत्री ने रोजगार को लेकर आपको भरोसा दिया? जी दिया। क्या कहा है? बोला कि हमारे आदमी ना आपके घर जाएंगे, आपका काबिलियत, योग्यता जो है उससे आगे किया जाएगा। तो अगर मान लीजिए कि आपको अगर ज्यादा पैसे की नौकरी या तनख्वाह पर अगर आपको वापस उत्तरकाशी जाएंगे, तो क्या आप वहां जाना पसंद करेंगे? अगर हमारे झारखंड में ऐसा ही रहता तो कोई हमारे भाई सब बाहर नहीं जाते। देखिए हम कुछ दिखाना चाहते हैं कि जो लोग खासकर झारखंड में पहाड़ों पर रहते हैं, उन पहाड़ों पर जो जिंदगी होती है बिल्कुल घर बार में कहते हैं कि अब लोग रचे बसे लोग होते हैं। उनका देखिए, ये आपकी है क्या ये? जी। हाँ जी। तो ये जब सुरंग में फंसे थे तो क्या इसकी भी याद आ रही थी? पूरा गांव की याद से आती थी। हाँ जी। तो सबसे पहले सुरंग में जब आप वहाँ फंसे, कुल 17 दिन रहे, तो 17 दिन में खुद को कहते कि एक परेशानी होती है। शुरुआत में लोग, अन्य लोग बता रहे थे कि शुरुआत में तो पता ही नहीं चला कि दिन कब है रात कब है। जी। तो वैसे में समय कैसे काटते थे? बस हम लोग साथ में मिल के गप सप करते थे। कुछ तो कोई भी खेलता था, चोर पुलिस भी खेलता था, कोई ताश भी खेलता था, कोई किसी का कहानी बताता था यहाँ वहाँ का, कि हम वहाँ गए थे। तुमने कौन सी कहानी बताई या कौन सी कहानी सुनी तुमने? हम तो बताए नहीं, बस हम लोग खेलते थे। हमारे नेगी सर थे और सभा सर
हमारे बिल्कुल संजय, तो अब खुशी है, चिंता की लकीरें अब हट चुकी हैं, क्योंकि अब घर वापसी जो है वो इन मजदूरों की हो चुकी है। और परिवार जो सबसे ज्यादा चिंतित था, उस परिवार के चेहरे पर भी खुशी है कि जो उनका घर का बेटा है, सदस्य है, वो वापस आ गया है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तस्वीर के लिए, इस जानकारी के लिए आपका। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरीके से जब घर का बेटा वापस लौटता है तो खुशियां किस तरीके से मनाई जाती हैं और कैसे अब राहत की सांस परिवार वालों ने ली है। और चलिए एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर।